नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे इसके और नेक्स्ट टॉपिक की। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात की थी। तो अफ्रीका में हमने समझा था कि ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। हमने महाद्वीपों को देखा था तो सबसे बड़ा महाद्वीप आ जाता है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप, और उसके बाद अंटार्कटिका के बाद आ जाता है यूरोप, और यूरोप के बाद लास्ट में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमने महाद्वीपों की कैटेगरी पढ़ी थी। तो हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे गर्म महाद्वीप भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके बात करें तो यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और साथ में बात करें तो यहाँ की पठारों की हमने बात करी तो यहाँ पर 3 प्रकार के पठार जो महत्वपूर्ण है हमने पढ़े थे, जोस का पठार, कटंगा पठार और बी का पठार। और उसी तरह यहाँ के घास के मैदानों को सवाना और वेल्ड कहा गया था। और साथ में मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर जो 3 महत्वपूर्ण मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल जो यहाँ के 11 देशों में फैला हुआ है, सबसे बड़ा मरुस्थल है संसार में। नामीबी मरुस्थल जो नामीबिया में है, और तीसरा कालाहारी मरुस्थल, इनकी हमने बात की थी। अफ्रीका की नदियों में हमने देखा था नील नदी जो संसार की सबसे लंबी नदी है, जिसके कारण विक्टोरिया झील का निर्माण होता है। और साथ में मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास भी नील नदी के किनारे ही हुआ है, जो कि नील नदी जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी या कांगो या जायरे नदी, इसकी भी हमने बात करी थी। और इसके बारे में हमने समझा था कि जो कांगो और जायरे नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 भागों में दो बार काटती है। जैसे ये भूमध्य रेखा जा रही तो इसको 2 बार कट करती है, कौन सी? कांगो नदी। एक और नदी है ऑरेंज नदी। इसी तरह लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी की खास बात यह है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। एक वोल्टा नदी, एक नाइजर नदी है, और एक नाम आता है जाम्बेजी नदी। तो इस तरह से हमने कुछ नदी को देखा था। जो वोल्टा नदी है घाना देश की महत्वपूर्ण नदी है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य में एक नदी बहती है माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। उसके साथ हमने बात करी थी यहाँ की कुछ झीलों की, जैसे विक्टोरिया झील होगी, टेंग नाइका झील और चाड झील। ये महत्वपूर्ण झीलें हैं कौन से? अफ्रीका महाद्वीप की। विक्टोरिया झील के बारे में हमने देखा था कि ये जो झील है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील। पहले नंबर में बात आती है किसकी? सुपीरियर झील की। सबसे बड़ी संसार में मीठे पानी की झील है सुपीरियर। कहाँ पर है? अमेरिका महाद्वीप में। कौन से अमेरिका महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सुपीरियर सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की पूरे संसार में, और विक्टोरिया झील दूसरे नंबर पे आती है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो 3 तरह की पर्वत श्रृंखला यहाँ पे महत्वपूर्ण। एक तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, एक लोमा पर्वत और एक टॉपकल पर्वत। टॉपकल पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी है एटलस की, एटलस श्रेणी की। तो एटलस श्रेणी का जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है टॉपकल। एक ये लोमा पर्वत है, एक है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। और उसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो देश है ये आ जाता है स्पेन, जो कि यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में ये देश है, और यहाँ पर आ जाता है मोरक्को। तो इन दोनों देशों के बीच में एक जल संधि है, या फिर दोनों महाद्वीपों के बारे में हम कह सकते हैं कि एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। इन सब की बातें हमने पिछले वीडियो में करी है, ये अपन रिवीजन पर्पज से दोबारा देख रहे हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि कौन सा जल अलग करती है? एक तो भूमध्य सागर का जल, और ये पीछे जो है अटलांटिक महासागर उसका जल को अलग करती है। अगर अपन पूरे संसार का नक्शे की बात करें तो यहाँ पर ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। एक सेकेंड, ये पेन रुक गया, पता नहीं कैसे।
तो अगर पूरे संसार के नक्शे की बात करें तो किस तरह बना सकते हैं, या उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ अफ्रीका हो जाता है, और अफ्रीका के साथ यहाँ पर इस तरह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब ठीक है, उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिण अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे अफ्रीका, और यहाँ पर ये यूरोप और ये एशिया वाला क्षेत्र, और इधर है ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका। इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर होता है, भारत प्रायद्वीप में भारत के नीचे हिंद महासागर, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर जो यस आकृति का होता था, और ये अफ्रीका महाद्वीप है तो यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर आ जाता है। तो वही अपन देख रहे हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये इस तरह से, और यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ लाल सागर है। तो दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। दोनों का पानी एक दूसरे से नहर से मिलता है, स्वेज नहर। स्वेज नहर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो व्यापारिक ये नहर है, यहाँ से व्यापार का काफ़ी आदान प्रदान होता है वाणिज्यिक स्तर पर। तो हमने दो चीज़ों की बात करी, एक तो जिब्राल्टर संधि, स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एटलस पर्वत कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में, जिसके सबसे ऊंची चोटी टॉपकल है। एक लोमा पर्वत है, एक ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। विक्टोरिया झील है जो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। उसके बाद टेंगनाइका झील और चाड झील भी एक महत्वपूर्ण झीलें हैं अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पे मरुस्थलों की बात करें तो 3 मरुस्थल महत्वपूर्ण, एक तो सहारा, एक नामीबी, एक कालाहारी मरुस्थल। घास के मैदान की बात करें तो 2 तरह के घास के मैदान है, सवाना और वेल्ड। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कुछ हमने बात करी। अब हम अगले महाद्वीप को समझेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बटा हुआ है। ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसको हम बोलते हैं। ये नॉर्थर्न टेरिटरी, ये उत्तरी भाग है। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसको हम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया नाम दे देते हैं, इसका नाम है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड ये जगह है। ये न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, और यह है विक्टोरिया प्रदेश। और विक्टोरिया प्रदेश और इधर एक टापू देश है जिसका नाम आ जाता है तस्मानिया। और तस्मानिया से आगे जाए तो यहाँ पर एक और देश आ जाता है जो 2 द्वीपों में बड़ा हुआ है। एक द्वीप यहाँ पर है, एक द्वीप यहाँ पे है। ये वाला द्वीप है उत्तरी द्वीप, और ये है दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। और इसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों वाला देश है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इनको कुल मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड। और उत्तरी द्वीप पर यहाँ पर न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी क्या है, ये राजधानी किसकी, न्यूजीलैंड की। तो अगर प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी, तो उसका नाम आ जाता है वेलिंगटन। तो वेलिंगटन विश्व में सबसे दक्षिणतम राजधानी। दक्षिणतम राजधानी किस प्रकार कहा अपन ने कि अगर बात करें तो भूमध्य रेखा यहाँ कहीं से गुजरती है, ऊपर से, ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ऊपर से गुजर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर अपन नक्शे की बात करें तो अगर मैं ग्लोब बनाऊं तो ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, फिर यहाँ पे अफ्रीका, फिर ये यूरोप और ये एशिया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिका है। तो भूमध्य ऊपर से जो भूमध्य रेखा जाती है वो इस प्रकार निकलती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से। तो भूमध्य रेखा इस प्रकार निकली, इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में हुआ,
ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये दक्षिणी गोलार्ध में हुआ साउथ में, तो ये दक्षिणी गोलार्ध का भाग है ऑस्ट्रेलिया। तो ये दक्षिण में है, तो सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन है। तो विश्व में सबसे दक्षिणतम राजधानी की बात करें तो वो है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। उसके बाद इन सब प्रदेशों की बात कर रहे हैं अपन, तो इन सब प्रदेशों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो देख लेते हैं। अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में से गुजरती है। मकर रेखा, तो मकर रेखा ये यहाँ कहीं से गुजरती है, ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका मतलब है साउथ, दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरह से कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई। और यहाँ पर हमने बात करी इन प्रदेशों की, पश्चिमी प्रदेश, उत्तरी दक्षिणी प्रदेश, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। विक्टोरिया की बात करें तो यहाँ पर इसकी राजधानी जो है, ये राजधानी, इसका नाम है मेलबर्न। न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जगह है, एक तो है सिडनी और एक है कैनबरा। तो महत्वपूर्ण शहरों की बात कर रहे हैं अपन। विक्टोरिया जो प्रदेश है उसमें जो महत्वपूर्ण शहर है उसका नाम है मेलबर्न, और न्यू साउथ वेल्स में जो महत्वपूर्ण सिटियां हैं वह सिडनी और कैनबरा। अगर क्वींसलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सिटी है उसका नाम आ जाता है ब्रिस्बेन। और यहाँ पर कहीं है पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप है जिसमें अपने जो महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं, सिडनी में हो रहा है, मेलबर्न में हो रहा है, पर्थ में हो रहा है, तो ये जगह हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी जगह किस प्रकार से कहाँ पे स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है, ये राजधानी है कैनबरा क्या आ जाती है, राजधानी आ जाती है। और महत्वपूर्ण शहरों की हमने बात की कि कौन सा शहर कौन से प्रदेश में है। और हमने बात करी तस्मानिया की, इधर एक देश है न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन है और ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। और यहाँ पर जो इनके बीच में ये जगह है इसको बोलते हैं तस्मान सागर। यह है तस्मान सागर, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी जगह है, तस्मान सागर। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया की बेसिक बात हो गई कि यहाँ पर। और अगर इसकी महत्वपूर्ण बातें करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया को और क्या कहा जाता है, यहाँ पे डेजर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मरुस्थल, तो इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। या फिर इसको कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। अपन ने देखा ही था कि भूमध्य रेखा के इधर है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हमको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और बात करें अपन ऑस्ट्रेलिया में और क्या देख सकते हैं, तो अगर मैं इसका एक रफली नक्शा बनाऊं तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया की अपन बात कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में अपन ने देखा कि किस तरह से कौन सी चीज़ फैली हुई है। और यहाँ पर अपन ने इसके कुछ भागों में विभाजित किया था इसको इस तरीके से। तो ये था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थर्न टेरिटरी, ये साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, ये था क्वींसलैंड,
और ये था विक्टोरिया प्रदेश, और ये था न्यू साउथ वेल्स। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया का एक नक्शा हो गया। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो क्वींसलैंड में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जिसका नाम आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूरे संसार में 4th नंबर पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद अगली पर्वत श्रेणी है जिसका नाम आ जाता है न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड, इंग्लैंड देश अलग जगह है, वो यूरोप महाद्वीप में अपन पढ़ेंगे, पर इस जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है न्यू इंग्लैंड। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स में ये पर्वत श्रेणी और आगे बढ़ती है, और न्यू साउथ वेल्स में भी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम आ जाता है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, और ब्लू माउंटेन में एक चोटी है जिसका नाम आ जाता है कोसियुस्को। कोसियुस्को, तो जो कोसियुस्को है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पर्वत श्रेणी आगे बढ़ी, इसका नाम न्यू इंग्लैंड। फिर न्यू साउथ वेल्स में इसका नाम है ब्लू माउंटेन, और ये और जाती है कहाँ तक? आगे बढ़ती है विक्टोरिया में, और विक्टोरिया में भी इसका एक नाम है जिसका नाम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओलंपस। ओलंपस पर्वत श्रेणी अपन पढ़ेंगे यूरोप में, पर इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओलंपस। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसके अपन बात कर रहे हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस्को, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी इससे जुड़ी हुई है जिसका नाम आ जाता है ग्रे माउंटेन। ग्रे माउंटेन, तो 1 2 3 4 5 ये पर्वत श्रेणियों के नाम अपन को ध्यान रखने हैं। ग्रे माउंटेन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलियाई ओलंपस, ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और 2 महत्वपूर्ण नदियों की बात भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम आ जाता है डार्लिंग। कौन सी नदी है? डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? डार्लिंग नदी। और ब्लू माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसका नाम आ जाता है मुरे। मुरे, तो मुरे और डार्लिंग नदी एक दूसरे में मिलती है, और यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम आ जाता है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी, तो वहाँ पे जाके ये दोनों नदियाँ गिरती है। तो मरु और डार्लिंग नदी जो कहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से है मरु और डार्लिंग नदी। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी इन नदियों के बारे में और यहाँ की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में। कौन कौन सी यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन और ये ग्रे माउंटेन, और साथ में ऑस्ट्रेलियाई ओलंपस। और भी बातें अपन करेंगे। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कोसियुस्को चोटी है। आगे बढ़ते हैं, आगे और देखिए अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और क्या देख सकते हैं। तो वो बात करें तो यहाँ के महत्वपूर्ण जो मरुस्थल है उनकी लोकेशन देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। इस तरह से ये पॉलिटिकल मैप है ऑस्ट्रेलिया का। तो हमने बात करी कि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और एक ब्लू माउंटेन, जहाँ से एक डार्लिंग नदी निकलती है, एक मुरे नदी निकलती है, और दोनों को सम्मिलित रूप से मुरे डार्लिंग नदी कहा जाता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक डेजर्ट पाया जाता है, और उस डेजर्ट का हम नाम देखेंगे। यहाँ पर बीच में जो पूरा ज़्यादातर क्षेत्र है वो डेजर्ट है, और इस डेजर्ट को बोलते हैं ग्रेट
विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया झील की हमने बात करी थी अफ्रीका में, पर ये विक्टोरिया मरुस्थल है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसके अंदर बहुत सारे मरुस्थल हैं, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसके अंदर भी मरुस्थल के नाम हैं, जैसे ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, उसके साथ ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनाम मरुस्थल, उसी तरह एक और मरुस्थल है सिम्पसन मरुस्थल। तो हमने मरुस्थलों की बात करी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की, तो उसमें बहुत सारे मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनाम मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। ये सब कौन से प्रदेश में है? ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी नॉर्थर्न टेरिटरी में, तो एक पठार है जिसे बोलते हैं किम्बरले पठार, किम्बरले का पठार। तो ये मरुस्थल और ये पठार का नाम महत्वपूर्ण है। अगर पूछ ले कि किम्बरले का पठार कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो हम बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और हमने बात करी कि यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पे तस्मानिया है, ये तस्मानिया, और तस्मानिया के नीचे यहाँ पे दक्षिणी द्वीप, साउथ द्वीप और ये नॉर्थ द्वीप। इसको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड। और यहाँ पे वेलिंगटन राजधानी है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है, उस जल संधि का आ जाता है बोस जल संधि। तो बोस जल संधि किसके बीच में? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। कौन सी जल संधि है? बोस जल संधि। उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो मकर रेखा के पास जो घास के मैदान हैं उन्हें बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को यहाँ पर बोलते हैं सवाना। अफ्रीका में भी हमने देखा था। और एक तरह के घास के मैदान और महत्वपूर्ण है, जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनका नाम आ जाता है डाउन्स। क्या नाम आ जाता है? डाउन्स। याद रखने का क्या तरीका है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी पेपर में पूछा गया है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम है डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर काफ़ी प्रचलित है टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए। अभी इंस्टा पे रील्स भी काफ़ी बनाते हैं, काफ़ी डांस करते हैं। तो उनके डांस से याद रख लो कि डाउन्स जो है, डांस से इसको रिलेट करना, डांस। तो डाउन्स जो है वो घास है, कहाँ पर पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो ये बात करी अपन ने किसकी? यहाँ के घास के मैदानों की। डेजर्ट की बात करी तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल, किम्बरले का पठार, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनाम मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 2 नदियाँ, मरुस्थल और कुछ पहाड़। और भी देखें तो और भी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो अगर एक बार फिर से मैं इसका पॉलिटिकल नक्शा बनाऊं ऑस्ट्रेलिया का, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। साथ में अपन कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मिनरल्स जो मिलते हैं, खनिज, उनके बारे में भी देख सकते हैं। जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम आ जाता है बाइपा। तो बाइपा जगह से बॉक्साइट का एल्यूमिनियम निकाला जाता है। उसी तरह एक जगह है जिसका नाम आ जाता है ब्रोकन हिल से सीसा और जस्ता निकाला जाता है। और सीसा और जस्ता की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में उदयपुर में जावर की खान है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सीसा और जस्ता के लिए।
और तांबे के लिए राजस्थान में बात करें तो खेतड़ी सिंगाड़ा वाला क्षेत्र है, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो राजस्थान संदर्भ भी अपन को याद रहना चाहिए। तो राजस्थान में उदयपुर में जावर की खान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और खेतड़ी सिंगाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो तांबे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे ब्रोकन हिल्स है जो सीसा और जस्ता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक और जगह है यहाँ पे पिलबरा ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लोहा आयरन। और उसके साथ ही एक सोने की खान भी है जिसको नाम देते हैं कालगढ़ी। तो कालगढ़ी जो खाल है ये यहाँ पर जो मरुस्थल वाला क्षेत्र था उसी के अंदर है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में, जो विक्टोरिया मरुस्थल है यहाँ पर, विक्टोरिया मरुस्थल, उसके अंदर कालगढ़ी है जो काय के लिए फेमस है, सोने के लिए, गोल्ड सोना। तो बाइपा बॉक्साइट के लिए, ब्रोकन हिल्स सीसा जस्ता के लिए, पिलबरा आयरन के लिए और कालगढ़ी सोने के लिए। इसको पॉइंट बना के लिख लेना आप, बाइपा या वाइपा बॉक्साइट के लिए, ब्रोकन हिल सीसा और जस्ता के लिए, सीसा जस्ता, कालगढ़ी या कूलगढ़ी भी बोल सकते हैं इसको, वो है गोल्ड के लिए, और जो पिलबरा है वो लोहे के लिए या फिर आयरन के लिए। ये यहाँ के महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से धातुएं निकाली जाती है, जो मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मरुस्थल वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसकी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने करी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले महाद्वीप पे, जिसका नाम आ जाता है यूरोप। यूरोप महाद्वीप हमने बात करी थी, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप, और यूरोप के बाद में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा? यूरोप। और यूरोप की जो कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ नीचे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप चालू हो जाता है, और ऊपर यूरोप है। और यहाँ पर हमने बात करी थी एक जल संधि की, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि की। ये वाला देश आ जाता है स्पेन, जो कि यूरोप में। और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। और इधर यहाँ आ जाता है लाल सागर, और बीच में एक नहर है जिसका नाम आता है स्वेज नहर। अभी अपन जस्ट देख के, ये अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो यही सब चीज़ें अपन ने देखी थी। तो हम यूरोप महाद्वीप की बात हम कर रहे हैं, और यूरोप महाद्वीप में अपन को बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कि ये बात करें तो इधर ये रसिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर यूराल पर्वत है जो किसको, यूरोप को एशिया से अलग करता है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका यूराल पर्वत। तो यहाँ पर यूरोप के बाद इधर एशिया महाद्वीप चालू हो जाता है, एशिया। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो ऊपर ने बात करी, ये ऊपर जैसे मैं बनाऊँ तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका है, और यहाँ पर यूरोप चालू हो जाता है, फिर ये प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पर इधर वाला तो एशिया, इधर यूरोप है। यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, नीचे अंटार्कटिका आ जाता है। तो इस तरह से ये वर्ल्ड का मैप पूरा हो जाता है अपना। तो यूराल पर्वत किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहाँ पर कुछ देश की बात करें तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण देश है उनमें यहाँ पर ये जो छोटा सा देश है इसका नाम आ जाता है आइसलैंड, ये वाला देश है। और यहाँ पर एक देश ये रहा, ये वाला देश जो यूरोप में है, इसका नाम है नॉर्वे।
और इस नॉर्वे के पास ही एक देश और है, ये वाला, जिसका नाम आ जाता है स्वीडन। स्वीडन, और स्वीडन के यहाँ पर, स्वीडन से सटा हुआ एक और देश यहाँ पर, इसका नाम आ जाता है फिनलैंड। ये है फिनलैंड। तो आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और आइसलैंड जो देश है, इसके इधर एक और द्वीपीय देश है जिसका नाम आ जाता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, जिसमें डेनमार्क है, डेनमार्क। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो ये जो देश है, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और स्वीडन। कौन कौन से देश हो गए? स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया। इन चारों देश को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन देश। क्यों कहा जाता है इनको स्कैंडिनेवियन देश? क्योंकि यहाँ की जो समूह की भाषा और बोली है, जो यहाँ की संस्कृति है, वो सेम है। इसमें फिनलैंड नहीं है, फिनलैंड इसके अंदर नहीं आता है। आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये चारों देश हैं। एक तो डेनमार्क हो गया, एक आइसलैंड हो गया, एक नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश? क्योंकि स्कैंडिनेवियन समूह की भाषा यहाँ पे बोली जाती है और यहाँ की जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं ये सबकी समान है, इसलिए इनको स्कैंडिनेवियन देश बोला जाता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से देश आ गए? डेनमार्क आ गया, आइसलैंड आ गया, नॉर्वे आ गया, फिनलैंड आ गया। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड नहीं है, सॉरी फिनलैंड नहीं है, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड क्या है? जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, सबसे खुश जो देश की श्रेणी में सबसे टॉप पर है फिनलैंड। तो वो भी कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। उसके साथ ही बात करें ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? एक तो स्कॉटलैंड आता है, स्कॉटलैंड, एक आता है इंग्लैंड और एक आता है वेल्स। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या समझ में आया? स्कैंडिनेवियन देश किनको बोलते हैं? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और एक और चीज़ तुमने नाम सुनी होगी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम किसे बोलते हैं? अब ग्रेट ब्रिटेन जब इनको बोलती है तो यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में अगर उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हो जाए, उत्तरी आयरलैंड, तब इनको क्या बोलेंगे? यूनाइटेड किंगडम। ये वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड, और इसके साथ में ये इंग्लैंड। तो ये हो गया इंग्लैंड। तो ये आयरलैंड वाले क्षेत्र को भी जब इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस पूरे को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, और इनमें अगर उत्तरी आयरलैंड भी जोड़ दे तो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन, और ये पूरा है यूनाइटेड किंगडम। उसी तरह यूरोप महाद्वीप में और भी चीज़ें हैं, जैसे बेलेक्स। बेलेक्स देश किसे कहा जाता है? बेलेक्स देश का क्या मतलब है? BELE और LUX। बी का मतलब बेल्जियम, एली का मतलब नीदरलैंड और LUX का मतलब होता है लग्जमबर्ग। सॉरी, LEN है, BENELUX। तो LUX है तो लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, और NE से नीदरलैंड,
और बी से बेल्जियम। तो इस तरह से इसको समझो। तो इसको अपन एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। बी बेल्जियम, एन ई नीदरलैंड और एल यू एक्स लग्जमबर्ग। तो इस तरह से इनकी देशों की कैटेगरी है कि देशों का एक समूह को क्या नाम दिया गया है, वो यहाँ पे याद रखना महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट आ जाता है कि बेलेक्स में कौन कौन से देश आते हैं, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। किसी ने बोल दिया ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते थे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आते हैं। और इनमें उत्तरी आइलैंड भी जोड़ दो तो इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से होते हैं, जिनमें और डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हो। फिनलैंड इसमें नहीं आता है, ये ध्यान रखना। उसी तरह और भी देश है, जैसे बाल्टिक देश किसे कहते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों को मिला के बाल्टिक देश कहा जाता है। तो इस तरह से इन देशों की एक समूह बनाया हुआ है। ठीक है। अब यूरोप में और बात करें तो यहाँ की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ जैसे ओलंपस पर्वत, बाल्कन पर्वत, एपिनाइन्स पर्वत और काकेसस पर्वत। तो ये पर्वत श्रृंखलाओं की बात भी अपन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जो देश हैं इनको अपन अच्छे से लिखेंगे कि अगली स्लाइड में, जब अगले वीडियो की स्लाइड लाएंगे अपन, तो उसमें मैं इनको लाइन से लिख दूंगा कि कौन से देश को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो साथियों धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो भी और आगे की वीडियो अपन किस लेक्चर पे बनाए वो भी आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो थैंक यू।